एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई एम प्रतिभा शर्मा और आप मेरे साथ कर रहे हो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें से आपने जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी कर ली थी मेरे साथ लेक्चर 1 में, राइट। लेक्चर 2 में आपने जीन, उसकी सब डिवीजन और उसके टाइप्स किए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जहां पर हम करने वाले हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब ये प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स होते क्या है? देखो, मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। उनके लॉ से पहले जितनी भी थ्योरीज आए, जितनी भी कॉन्सेप्ट दिए गए अलग अलग साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, वो सारे मिलके क्या होते हैं? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी थ्योरीज है बेटा, वो सारी थ्योरीज रिजेक्टेड है ना। पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी और कई तो बिल्कुल ही खराब था। ठीक है, तो कौन कौन सी थ्योरीज थी जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, कौन कौन सी थ्योरीज थी जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं थी, वही हम इस लेक्चर में जानेंगे, जो कि है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट थ्योरीज होंगी, जिसके बारे में हम शुरुआत करेंगे जरूर। लेकिन बेटा उससे पहले जो पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अगर अपने लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। मैंने लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन किया था कि म्यूटेशन वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था। इसका सही आंसर था ह्यूगो डी व्राइस। मैंने लिखा था कि अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपने लेक्चर 2 देख लिया है तो आप लिख सकते हो अपने कमेंट। एंड यहाँ पर जो सबसे पहले म्यूटेशन वर्ड यूज किया था वो किया था ह्यूगो डी व्राइस ने। ठीक है, उसके अलावा जो मॉर्गन है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड थ्योरी ऑफ पेंजिन्स दिया है ना। जहां पे हम वेसमैन की बात करते हैं, उन्होंने क्या दिया है वो हम आज देखेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 2। इट इज वाइल्डनेस इन अ मैन इज। ठीक है, जो एक आदमी में गंजापन होता है वो कैसा करेक्टर है? क्या वो ऑटोजोमल करेक्टर है? क्या वो सेक्स लिंक्ड करेक्टर है? क्या वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर है? या बोथ 1 and 3? तो बेटा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑटोजोमल एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर, लिंक्ड नहीं। देखो, सेक्स लिंक्ड करेक्टर वो होते हैं जो एक्स या वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि बॉल्डनेस जो है वो एक ऑटोजोमल करेक्टर, मतलब सोमैटिक सेल्स की वजह से होता है। लेकिन ये मेल्स में जाके अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, फीमेल में जाके अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज जीन्स दैट गवर्न्स क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। वो कौन सी जीन्स है जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को गवर्न करती है? जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। और जो आपके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको माइनर जीन्स, बहुत सारी छोटी छोटी माइनर जीन्स एडिटिव इफेक्ट से पॉली जीन्स जो होती हैं वो इसको गवर्न करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सुप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलीलिक जीन। जब एक जीन दूसरी जीन के इफेक्ट को मास्क करती है उसको क्या बोला जाता है? एपिस्टेसिस, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी या हाइपोस्टेसिस। तो यहां पर सही आंसर होगा एपिस्टेसिस, राइट। Now, smallest unit of genetic material which upon mutation produce a phenotypic effect. तो म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन या ये सभी ही है। So right answer is म्यूटॉन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एकदम से आपके दिमाग में इसका आंसर आएगा अगर आपने लेक्चर नंबर 2 आराम से, ध्यान से, कंसेंट्रेशन से पढ़ा होगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 की, जो कि है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। मेंडल के पहले जो कॉन्सेप्ट आए थे, अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें वो है वेपर फ्लूइड थ्योरी, है ना। वेपर मतलब भाप। ये जो थ्योरी है ये अर्ली ग्रीक फिलोसोफर ने दी, पाइथागोरस ने 500 BC में। अब बेटा वेपर से आपको याद रखना है उसने बोला क्या? उसने बोला कि कुछ मॉइस्ट वेपर मतलब भाप निकलती है कहां से? ब्रेन, नर्व एंड अदर बॉडी पार्ट ऑफ द मेल।
क्या बोला वेपर थ्योरी में? वेपर फ्लूइड थ्योरी में बोला गया कि मेल के दिमाग से, नसों से, उसके हर बॉडी पार्ट से कुछ भाप निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, है ना। और जिस जिस अंग से, जिस जिस ऑर्गन से वो वेपर्स निकलते हैं, वैसे ही सिमिलर ऑर्गन्स बन जाते हैं फीमेल के यूट्रस में, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था, है ना। कुछ भी लॉजिक नहीं था इसमें कि भाप निकलती है ना। मेल के दिमाग से, नर्व से, हर बॉडी पार्ट से भाप निकलती है और फिर वही सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं फीमेल के गर्भ में, है ना। तो ये बिल्कुल बकवास था और ये रिजेक्टेड थ्योरी थी, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे प्री फॉर्मेशन थ्योरी से, है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, है ना। इसमें क्या था? थोड़ा सा लॉजिक था, ज्यादा नहीं, थोड़ा था। तो लेट्स स्टार्ट। प्री फॉर्मेशन, बेटा प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है प्री का मतलब? पहले होता है, ठीक है। सो प्री फॉर्मेशन मतलब कुछ पहले से ही बना हुआ है। क्या बना है वो हमें देखना है। तो ये थ्योरी जो है वो एक डच बायोलॉजिस्ट ने दी, ठीक है। और उन बायोलॉजिस्ट का नाम था स्वेमरडैम एंड बोनेट, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर दी ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि ऑलरेडी कुछ मिनिएचर ह्यूमन प्रेजेंट होता है एग में और स्पर्म में, ठीक है। जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, दैट इज योर एग एंड स्पर्म, है ना। ये आपका एग है, ये आपका स्पर्म है। तो क्या बोला? इसमें कुछ माइन्यूट से मिनिएचर सा ह्यूमन होता है और उसको बोला जाता है होमनकुलस। क्या बोला जाता है उसको? होमनकुलस बोला जाता है। वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म में और वही ऑर्गेनिज्म जब फर्टिलाइजेशन के बाद बड़ा होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप पे स्वेमरडैम एंड वोनेट ने देखा, ठीक है, लेकिन उनको ठीक से दिखा नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ कुछ तो अंदर है, एक ह्यूमन है, मिनिएचर ह्यूमन है छोटा सा, उसको नाम दे दिया ह्यूमनकुलाई। और ये कॉन्सेप्ट था आपका होमनकुलस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि होमनकुलस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? तो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये थ्योरी में कितना सच था कितना झूठ था, तो ऑब्वियसली ये नहीं बोलती कि पूरे तरीके से इन्होंने सही बोला था, लेकिन एग और स्पर्म में कुछ तो होता है जो ये बता नहीं पाए थे, ठीक है। क्या होता है वो आगे चल के पता चला जब क्लियर विजुअल्स आए, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट रिजल्टेड ओनली इन द ग्रोथ ऑफ मिनिएचर ह्यूमन हु इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्री फॉर्म्ड, ठीक है। जो पहले प्रेजेंट है, पहले से ही प्री फॉर्म्ड है, बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस की, इसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वुल्फ ने दिया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? एपी का मतलब होता है ऊपर, है ना, एकदम पहाड़ी पे, चोटी पे, और पहाड़ी पे चोटी पे वुल्फ बैठते हैं, भेड़िए बैठते हैं, एकदम ऐसे आवाज लगाते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस किसने दिया था? वुल्फ ने दिया था, ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस बोलती क्या है? ये थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस बोलती है कि एग और स्पर्म में मिनिएचर ह्यूमन नहीं होता, होता है तो अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस होता है, जो कि सच है। एग और स्पर्म में क्या होता है? कुछ अनडिफरेंशिएटेड सा मास होता है। अब वो डीएनए है, अब वो साइटोप्लाज्म है, क्या है वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। सो ये वाली थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी क्योंकि ये सच थी कि एग और स्पर्म में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सा लिविंग सब्सटेंस तो होता है, लेकिन क्या होता है वो ये बता नहीं पाए थे। इसीलिए हम बढ़ेंगे अगली थ्योरी पे, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट एज सच नहीं थी, है ना। अब अगली थ्योरी की हम बात करें, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, है ना। एक्वायर करना होता है कि वो कैरेक्टर आपने बिल्कुल अपना समेट लिया है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी थी लेमार्क ने, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अपने जीवन काल में कोई इंसान अगर कोई कैरेक्टर को
एक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सरसाइज की बेटा, बहुत सारी एक्सरसाइज की और आपकी एकदम सिक्स पैक एब्स बन गए, बॉडी बन गई, हेल्दी हो गए आप, तो आपके बच्चों के भी सिक्स पैक एब्स आएंगे क्योंकि आपके पास वो करेक्टर आ चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि एक बार कोई करेक्टर आ गया तो वो अगली पीढ़ी में पास ऑन होगा, ठीक है। मान लिया खुदा ना खास्ता किसी इंसान का हाथ टूट गया एक्सीडेंट में, तो अब उसके बच्चे के भी हाथ नहीं रहेंगे, ये उसने बोला, है ना, जो कि बिल्कुल गलत था। अब इसको किसने रिजेक्ट किया बेटा? इसको रिजेक्ट किया वेसमैन ने, ऑगस्ट वेसमैन ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चूहा लिया, चूहा नहीं बहुत सारे चूहे लिए और उनको नेक्स्ट 22 जनरेशंस तक क्रॉस कराया, उनकी पूंछ काटी सबसे पहले और उनको क्रॉस कराते गए और उन्होंने देखा कि कोई भी बेबी माइस ऐसा नहीं था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी पूंछ नहीं है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार एक्वायर हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी, जहां पर उन्होंने क्या बोला कि अगर जर्म प्लाज्म में कोई चेंज आ रहा है तब वो पास ऑन होगी अगली जनरेशन में। अगर सोमैटिक सेल्स में कुछ हो रहा है, स्किन में हो रहा है, हेयर में हो रहा है, नेल में हो रहा है, तो वो आगे पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं वेसमैन की थ्योरी की, पर उससे पहले डार्विन ने दी थ्योरी ऑफ पेंजिन्स, ठीक है। डार्विन जो इंग्लिश एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ पेंजिन्स दिया। उनकी थ्योरी एग्जैक्टली ना स्वेमरडैम से मिलती जुलती थी और जो एपिजेनेसिस वुल्फ ने दी थी उससे भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। उन्होंने क्या बोला कि कुछ स्मॉल और इनविजिबल सी कॉपीज होती हैं और उसको उन्होंने बोला जेम्यूल्स होते हैं, पेंजिन्स होती हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के साथ सेक्स ऑर्गन्स में जाती है। उन्होंने सेम चीज बोली कि भाई एग और उसमें वो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स में, सेक्स ऑर्गन्स क्या हुए आपके, वही हुए, तो उसमें क्या है ब्लड भी साथ में होता है, बस ब्लड जोड़ दिया, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं थे कुछ भी। उन्होंने फिर बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दिया। अगर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करें तो बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में क्या बोला गया बेटा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई कि नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। जिस इंसान के पास अच्छे करेक्टर्स हैं, सुपीरियर करेक्टर हैं, वो रहेगा इस दुनिया में, जिसके पास नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ये बोला ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। क्या बोला, मेंबर्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज बोर्न विद more favorable characteristics to deal with their environment would be most likely to survive to pass on to next generation, ठीक है। जो सुपीरियर वाले होंगे वो ही अगली जनरेशन में पास ऑन होंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी की, क्योंकि यही वो थ्योरी थी जिसमें एक्चुअल कुछ खास बात थी जो आज तक चलती हुई आ रही है, ठीक है। वेसमैन की थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, एक सोमैटोप्लाज्म और एक जर्म प्लाज्म, ठीक है। और जब सोमैटोप्लाज्म में जो वेरिएशन आएगी, ठीक है, वो आगे नहीं जा सकती। जो जर्म प्लाज्म में वेरिएशन आएगी, जो हमारे डीएनए में वेरिएशन आएगी, वही आगे पास ऑन हो सकती है, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, जर्म प्लाज्म, सोमैटोप्लाज्म। जो जर्म प्लाज्म में वेरिएशन है वो हेरिटेबल है ना। मैंने आपको बताया हेरिटेबल का मतलब कि वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाएगी, जबकि सोमैटोप्लाज्म वाली नॉट हेरिटेबल है, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे जो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म होते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्री फॉर्मेशन थ्योरी, वेपर फ्लूइड थ्योरी पढ़ी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये सारे ही थ्योरीज या तो बिल्कुल गलत थी या उसमें थोड़ी सी सच्चाई थी, तो असली सच तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए है, होमनकुलस इज रिलेटेड टू। तो मैंने आपको बताया था होमनकुलस क्या होता है, एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग काइंड ऑफ होता है, ठीक है। उसको क्या बोला गया है कि ऑलरेडी एग और स्पर्म में क्या होता है, कुछ मिनिएचर ह्यूमन होता है, ठीक है, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बनता है। और ये थ्योरी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, राइट। उसके बाद जेम्यूल्स जो है वो कहां से रिलेटेड है, इनविजिबल बॉडी, इट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ पेंजिन्स जो डार्विन ने दी थी, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज रिजेक्टेड बाय। तो वो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी। रिजेक्ट किसने की थी, वेसमैन ने की थी, चूहे की पूंछ काट के, राइट। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस की हम बात करें तो किसने दी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। तो किसने दी थी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, ठीक है, जहां पर क्या बोला गया था कि जो एग और स्पर्म है उसमें कुछ अनडिफरेंशिएटेड सा लिविंग सब्सटेंस होता है, और यही थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी थी, ठीक है। सो जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए अगर आपको मुझसे सारे कॉन्सेप्ट लाइव पढ़ने हैं, ठीक है, प्लस आपको लाइव रिकॉर्डेड सारे नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे डाउट सेशंस चाहिए, तो ये सब कुछ हमारे फाउंडेशन बैच, जो मेरा उड़ान का फाउंडेशन बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y781, ठीक है, Y781 ए कोड यूज करते ही आप 80% पे इसको एनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही अगर एग्रीकल्चर महापैक की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, और उसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये हमारी YouTube क्लासेस का शेड्यूल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी MCQs क्लासेस चलती हैं। अदरवाइज अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है लेक्चर नंबर 3 ये खत्म होता है। अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 4 में मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।